अगर आप एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे वाले क्वेश्चन ज़रूर करके आना, क्योंकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन ऐसे हर बार रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है दोस्तों। एसिटिक अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, गलनांक बिंदु होता है, क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, इथेनॉल का कितना होता है, मीथेन का कितना होता है, सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में दिया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले विज्ञान के टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है, प्लस पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी एसएससी और रेलवे में 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सभी के सभी इसमें जितने चारों उपकरण दिया गया है ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे ऑप्शन से। तो रेस्पिरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो श्वसन दर मापने के लिए, श्वसन दर मापने के लिए, दर मापने के लिए रेस्पिरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए, रक्त चाप मापने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर का बात करेंगे दोस्तों, तो स्पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है तो फेफड़ों का कार्य क्षमता और आयतन मापने के लिए, आयतन और कार्य क्षमता मापने के लिए, फेफड़ों का कार्य क्षमता और आयतन मापने के लिए। दोस्तों बात करें बैरोमीटर, बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करें, अगर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए तो हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, आप लोग देखिएगा यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया गया है स्पायरोमीटर कहाँ प्रयोग होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का, स्पायरोमीटर का या फिर बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों ग्लूकोज के अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या। दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी। पूछता है दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा दोस्तों C6H12O6, C6H12O6। बोला गया ग्लूकोज के अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या, पूरा परमाणु हो जाएगा दोस्तों 6 + 12 + 8, सॉरी 6 + 12 + 6, मतलब कार्बन इसमें 6 है, हाइड्रोजन इसमें 12 है और ऑक्सीजन दोस्तों टोटल 6 है। तो टोटल ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 24 परमाणुओं की सही संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों ग्लूकोज से रिलेटेड कि ऑक्सीजन, अगर बोले दोस्तों केवल ऑक्सीजन का कितने अणु है, तो ऑक्सीजन का अणु हो जाएगा दोस्तों 6, कार्बन का पूछे तो हो जाएगा 6, हाइड्रोजन का हो जाएगा दोस्तों 12। अलग अलग फॉर्म में भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। C6H12O6 हो जाएगा। इसमें कुल 24 परमाणु होते हैं, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणु शामिल होते हैं। दोस्तों अगर कोई भी डाउट लग रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं या फिर पीछे अभी बाकी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है, मतलब उसका चाल दोस्तों धीमा हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। और क्या उसके साथ और कौन सी घटना घटित होती है? जब प्रकाश कोई सघन माध्यम से, मान लीजिए दोस्तों ये कांच है, कांच से दोस्तों ये एयर में प्रवेश कर रहा है, तो दोस्तों पहला चाल उसका दोस्तों यहाँ से चाल उसका धीमा हो जाएगा। उसके बाद क्या घटना घटेगा, मतलब वो अविलंब से दूर होगा कि अविलंब से होकर जाएगा या फिर दोस्तों अविलंब की तरफ झुकेगा, इसके बारे में पूछा गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। और दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए दोस्तों पूरा कंसेप्ट वाइज आप लोगों का क्लियर होना चाहिए।
तो अगर दोस्तों कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों अविलंब से दूर जाता है, अविलंब से दूर जाता है, अविलंब से दूर जाता है। नॉर्मल से दूर झुकता है दोस्तों, नॉर्मल से दूर झुकता, कुछ इस तरह से होकर चला जाएगा, इस तरह से होकर कुछ चला जाएगा। यहाँ पर इसके पूर्ण रूप से डिटेल में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एक इंसिडेंट रे है, यहाँ पर देख प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही है दोस्तों। ये मान लीजिए यह कोई विरल माध्यम है, यह विरल माध्यम है, और ये वाला दोस्तों कांच का टुकड़ा है, कांच का, इसको बोला जाएगा दोस्तों सघन माध्यम, सघन माध्यम, कांच का टुकड़ा है, सघन माध्यम। यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये है अविलंब, तो यहाँ पर देखिएगा अविलंब की तरफ झुक रहा है, इसको जाना चाहिए कुछ ऐसे, लेकिन जा रहा है दोस्तों यहाँ पर अविलंब। अगर दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अविलंब की ओर झुकेगा, अविलंब से अविलंब की ओर झुकेगा अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर सघन माध्यम में, यहाँ पर दूसरा वाला आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, सघन माध्यम से यहाँ पर विरल माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा अविलंब से दूर हट रहा है, अविलंब से दूर हट रहा है, ये है दोस्तों विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हट रहा है। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के एग्जाम में बनता है, तो आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय में आधिक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। आमाशय में दोस्तों आधिक्य, आमाशय में से दोस्तों कौन सा अम्ल निकलता है, तो आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आमाशय में, जिसे दोस्तों जठर रस के नाम से जाना जाता है, जठर रस के नाम से जाना जाता है। इसका दोस्तों पीएच मान की बात करें, पीएच मान की बात करें तो 1.2 हो जाता है, इसका पीएच मान 1.2 होता है जठर रस का। आमाशय में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे जठर रस बोला जाता है, उसका पीएच मान होता है 1.2 होता है। ये सभी दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। जठर रस का पीएच मान दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बोला गया दोस्तों, आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए। नींबू का रस, ये तो दोस्तों अम्लीय माध्यम का है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। मसालेदार मिर्च, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। सिरका भी दोस्तों अम्लीय माध्यम का होता है। सिरका में दोस्तों अम्ल एक पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करें दोस्तों, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है जो सिरका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का मतलब यानी बाई का मतलब दोस्तों H, कार्बोनेट का मतलब CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ये सभी के सभी फैक्ट दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रबल क्षार है जो अम्लता को कम अथवा उदासीन करने में मदद करता है। इसका उपयोग एंटासिड में भी किया जाता है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है एसएससी और रेलवे का, यहाँ से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनता हो। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लगभग सभी शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा। बोला गया पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही बोला गया, ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया है। पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक अपक्रियाशील धातु है। चांदी सोडियम की तुलना में कम अपक्रियाशील धातु है, ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। सभी धातुएं समान रूप से अपक्रियाशील होती हैं, ये बिल्कुल गलत बोला गया है।
सभी धातुएं समान रूप से अपक्रियाशील नहीं होती, यह भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपक्रियाशील धातु की बात करें, सबसे ज़्यादा दोस्तों अपक्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम। इसी तरह से दोस्तों चला जाता है, आखिरी में होता है सिल्वर Ag और होता है उसके बाद Au, लास्ट में सबसे ज़्यादा होता है सोना। उसके पर सोना के पहले हो जाता है दोस्तों Ag और सिल्वर। दोस्तों बात करें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों धातुएं होती है दोस्तों जो खुले वातावरण में किसी से भी अपक्रिया कर लेती हैं, मतलब ठंडे जल के साथ भी ये अपक्रिया कर लेती हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में बनता है कि कौन कौन सी धातु हैं जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कौन सी धातु हैं जो वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर और सोना, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड है जो किसी से अपक्रिया नहीं करती हैं, आसानी से अपक्रिया नहीं करती हैं। इसका पूर्ण रूप से डिटेल की बात करें दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि सभी धातुएं समान रूप से अपक्रियाशील नहीं होते, ये तो इसका आंसर हो गया। धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता सबसे पहले होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, फिर हो जाएगा कैल्शियम की, उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, जिंक का, फिर उसके बाद आयरन का, फिर दोस्तों सीसा का, फिर हाइड्रोजन का, फिर कापर का, फिर पारा दोस्तों Hg। ये दोस्तों एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर दोस्तों लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद सिल्वर और सोना। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों किसी न किसी फॉर्म में दोस्तों 1 नंबर आप लोग का पक्का हो जाता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। बोला गया है क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों पादपों से रिलेटेड, मतलब जो पेड़ पौधे हैं पादपों से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो SSC हो या फिर रेलवे हो। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन गलत हैं। गलत के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसको आप लोग देखिएगा। पहला है प्रकाश संश्लेषण के अविलीय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है, मतलब अविलीय नहीं होगा दोस्तों, विलीय उत्पादों का वहन स्थानांतरण का, विलीय होगा, अविलीय नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत बोला गया है। दूसरा है श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पीकरणीय हानि है, यह भी बिल्कुल गलत बोला गया है। वाष्पीकरण नहीं होता है दोस्तों, रंध्र के माध्यम से, मतलब जो पादपों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र बोला जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। उसके माध्यम से जो जल का वाष्पीकरण होता है उसको वाष्पीकरण नहीं बोला जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, वाष्पो उत्सर्जन बोला जाता है। इसलिए दोस्तों वाष्पीकरण बोला गया है, ये भी बिल्कुल गलत बोला गया है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के रूपों में परिवर्तित करते हैं। अनुपस्थिति नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर उपस्थिति होगा, यह भी बिल्कुल गलत बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। गलत के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन सा कथन गलत है, गलत के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आप लोग यहाँ पर नीचे पूर्ण रूप से देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण विलेय उत्पादों मतलब ग्लूकोज का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो मुख्य रूप से फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक द्वारा होता है। मतलब दोस्तों फ्लोएम का काम होता है पादपों में भोजन का भंडारण करना या फिर भोजन का परिवहन करना, भोजन का भंडारण या फिर भोजन का परिवहन करना। और किस माध्यम में होता है दोस्तों, ये दोनों माध्यम में होता है, मतलब ऊपर तथा नीचे 2 माध्यम में होता है। ये भी क्वेश्चन रेलवे में एक बार बना है। अच्छा, पादपों में दोस्तों बोले कि जल का संवहन कौन करता है, तो जाइलम होता है। भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम और जल का संवहन करता है जाइलम। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल वाष्पीकरण हानि नहीं बल्कि वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके स्वपेशी बाहर पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें बोला गया था अनुपस्थिति में। इसलिए दोस्तों तीनों आंसर इसका गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से इथेनॉल का गलनांक बिंदु कितना होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों SSC और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोला गया इथेनॉल का गलनांक बिंदु कितना होता है। दोस्तों बात करेंगे 290 केल्विन। 290 केल्विन किसका गलनांक बिंदु है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल का।
एसिटिक अम्ल का गलनांक बिंदु होता है दोस्तों 290 केल्विन। 209 की बात करें दोस्तों तो क्लोरोफॉर्म का होता है 209 डिग्री केल्विन। 209 केल्विन 156 केल्विन होता है दोस्तों इथेनॉल का होगा 156। और 90 किसका होगा दोस्तों? मीथेन का होगा 90 केल्विन। ये दोस्तों चारों आप लोग नोट करिएगा, चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है। ये दोस्तों केवल एनसीईआरटी में 4 ही के बारे में दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग चारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, इथेनॉल एक मुख्य रासायनिक इथेनॉल का मुख्य रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, या दोस्तों इसको इस फॉर्म में दोस्तों लिखा जाता है CH3CH2OH। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का संख्या दोस्तों 5 है, और ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ पर देखने O है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। सेम अणु होता है दोस्तों, लेकिन इसको 2 फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र हो जाएगा C2H। एथिल अल्कोहल का आणविक सूत्र जो होता है C2H6O हो जाएगा। यह एक रंगहीन वाष्पशील और ज्वलनशील पदार्थ है। अच्छा, एसिटिक अम्ल का दोस्तों टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, गलनांक बिंदु का हो जाएगा 290 केल्विन। क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा दोस्तों 209 केल्विन। और इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका सूत्र भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी का सभी। आगे बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ध्वनि की बात करें, तरंग की नहीं, ध्वनि की बात करें, ध्वनि की सबसे अधिक स्पीड, सर्वाधिक चाल किस में होता है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिक चाल ठोस में होता है। ठोस में बोले दोस्तों किस में हो जाएगा? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों? 6420 मीटर पर सेकेंड। 6420 मीटर पर सेकेंड होता है सर्वाधिक चाल, ठोस में होता है। ठोस में दोस्तों एल्युमिनियम में होता है। अब कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्वनि से रिलेटेड दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हुआ या फिर रेलवे हुआ। तो ध्वनि तरंग की बात करें तो उसमें दोस्तों आयाम पाया जाता है, समय पाया जाता है, समय अवधि और आवृत्ति भी पाया जाता है, गति भी पाया जाता है, और दोस्तों उसमें घनत्व जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। घनत्व देखने का मिलेगा दोस्तों, जिस ध्वनि जिस माध्यम में ट्रेवल करता है उसमें घनत्व देखने को मिलेगा, लेकिन ध्वनि तरंग में दोस्तों घनत्व जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके पूर्ण रूप से डिटेल के बारे में, कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इन तरंगों का प्रमुख अवयव आयाम होता है, समय अवधि होता है, आवर्तकाल जिसे बोला जाता है, आवृत्ति होता है, और ध्वनि की गति होती है। ध्वनि तरंगों का घनत्व नहीं होता है, ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। जब वायु में ध्वनि तरंगों की चाल लगभग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस दोस्तों एल्युमिनियम में होता है सबसे ज़्यादा। एल्युमिनियम में कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड, 6420 मीटर पर सेकेंड इतना होता है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एल्केन और एल्काइन से रिलेटेड दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, या फिर रेलवे हुआ, यूपी का कोई एग्जाम हुआ, सभी में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एल्केन का दोस्तों समान सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। H2n+2 ये एल्केन का हो जाएगा। एल्केन का हो जाएगा। अब एल्कीन की बात करें दोस्तों तो एल्कीन की हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा CnH2n एल्कीन का हो जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्तों CnH2n-2, ये हो जाएगा एल्काइन का।
एल्कीन और एल्काइन का सूत्र दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक कार्बन वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक जिसमें एक कार्बन हो, एक कार्बन वाले ग्रुप को बोला जाता है मेथ, 2 कार्बन वाले बोला जाता है एथ, 3 कार्बन वाले को बोला जाता है दोस्तों प्रोप, और 4 कार्बन वाले को बोला जाता है ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंटेन। ये दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। 1 कार्बन वाले को मेथ, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट और 5 कार्बन वाले को पेंटेन। ये दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। ग्रुप यहाँ से बहुत क्वेश्चन इस ग्रुप से बनता है, जितना हमने बताया या फिर इस फार्मूले से। यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से देखिएगा दोस्तों, एल्कीन और एल्काइन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? मिश्रण की बात करें दोस्तों, मिश्रण की बात करें, मिश्रण होता है दोस्तों दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों समांगी मिश्रण, एक होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण में दोस्तों कणों का पार्टिकल हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण में कणों का पार्टिकल नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसका कणों का पार्टिकल का साइज पूछता है दोस्तों। साइज की बात करें दोस्तों, 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम। विषमांगी मिश्रण की बात करें दोस्तों, यह होता है दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों कोलाइड, दूसरा होता है निलंबन। एक होता है कोलाइड, दूसरा होता है निलंबन। कोलाइड के कण का पार्टिकल होता है दोस्तों 1 से 1000 नैनोमीटर, और दोस्तों इसका होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा निलंबन का। निलंबन वाले कणों का साइज हम लोग आसानी से आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड के भी कण दोस्तों लगभग आसानी से आंखों से दिखते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों बात करें समांगी मिश्रण का, इसका दोस्तों बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे समांगी मिश्रण में उदाहरण हो जाएगा नमक और जल का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, और दोस्तों हवा भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण दोस्तों धुआं याद रखिएगा, दूध याद रखिएगा, धुआं, दूध, कोहरा, ये सब दोस्तों हो जाएगा कोलाइड विलयन का उदाहरण। निलंबन का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों पानी में रेत का घुलना, पानी में आटा का घुलना, ये सभी हो जाएगा निलंबन का उदाहरण है। ये सभी दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। यहाँ से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी एग्जाम में। इसमें बोला गया दोस्तों कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। मिश्रण के उदाहरण की बात किया जाए तो नमक दोस्तों एक मिश्रण है, नमक एक मिश्रण है, जल भी दोस्तों एक मिश्रण है दोस्तों, 2 अणुओं से मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वायु भी दोस्तों एक मिश्रण है, लेकिन दोस्तों आयरन एक मिश्रण नहीं है। आयरन एक दोस्तों तत्व है, तत्व या फिर धातु बोल सकते हैं। आयरन केवल एक अणु से है, आयरन है Fe। यह एक मिश्रण नहीं है दोस्तों, एक तत्व या फिर धातु है। ये सभी दोस्तों फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया दोस्तों वायु एक मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विभिन्न गैसों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन मिश्रण का एक उदाहरण, मिश्रण का एक उदाहरण पूछा गया था। बहुत बड़ी गलती हो गई। मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वायु, मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों वायु, मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। ये सभी दोस्तों मिश्रण का उदाहरण नहीं है। नमक मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये एक यौगिक है, यौगिक के रूप में जाना जाता है। आयरन दोस्तों धातु है। जल भी दोस्तों एक मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये नॉर्मल जल होता है। जल में दोस्तों अगर नमक घोल देते हैं तो एक मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। नमक और जल का मिश्रण दोस्तों, एक नमक और जल को मिलाने पर एक मिश्रण तैयार होता है। इसको दोस्तों नोट करिए, बाकी सब फैक्ट सही हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W का मान दिया दोस्तों 56 जूल। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था, उसको दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये दोस्तों RRB ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुआ है, और इसमें बोला गया किया गया कार्य W का मान इतना दिया है और उस पर लगाया गया बल या का मान इतना दिया है 7 न्यूटन। तो विस्थापन D का मान पूछा है, D का मान क्या होगा? विस्थापन D का मान क्या होगा? तो यहाँ से एक सूत्र होता है दोस्तों, किया गया कार्य W बराबर होता है बल बटे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो W का हो जाएगा दोस्तों, W का मान दिया है कितना
डब्ल्यू का मान दिया है 56, बल का मान दिया है 7, विस्थापन का हो जाएगा डी। तो डी का मान हो जाएगा दोस्तों 8 मीटर। 8 मीटर, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर। दोस्तों ये वाला फार्मूला आप लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी यही दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।